Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of June 2021. तो 8 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, इसके अलावा साथ ही साथ सी सैट का कोर्स एंड देन आपका जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस है डेली, उसके नोट्स एडिटोरियल के साथ हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दिस प्रोग्राम। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, द ईगल एक्ट ऑफ 2021 वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से कौन सी कंट्री में ईगल एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी रिपब्लिक ऑफ चाइना, सी रशियन फेडरेशन या डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स फॉर कॉर्पोरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू पे रिगार्डलेस ऑफ विच jurisdiction they are registered in. Second statement is, it would help countries to tackle the base erosion and profit shifting. ठीक है ना? तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है? ऑप्शंस आर ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, C is International Renewable Energy Agency, and then last is Energy Information Administration. तो आपको इन तीनों सवालों के जवाब देने हैं। एंड में मैं आंसर आपको डेली की तरह बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? तो प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ लूजिंग स्कूल डेज एंड एग्जाम्स फॉर द स्ट्रेट सेकेंड ईयर। तो हुआ क्या, एक्चुअली 2 साल लगातार जो है वो स्टूडेंट्स ने स्कूल मिस किए हैं, स्कूल डेज मिस किए हैं एंड एग्जाम्स भी मिस किए हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द स्टूडेंट्स एंड हाउ कैन दीज बैड इफेक्ट्स बी मिटिगेटेड। तो जो इनमें से बैड इफेक्ट होंगे उनको कैसे मिटिगेट किया जाएगा? तो आप इसका आंसर लिखिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कल भी बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया था। मैनी पीपल वर देयर हु अटेम्प्टेड द आंसर। तो उनमें से कई लोगों ने, जैसे कि आई थिंक अभिनव कुमार रोट गुड आंसर, आई थिंक इसके अलावा नवीन यादव वॉज देयर, स्टूडेंट नवीन यादव वॉज देयर, शिल्पा सिन्हा वॉज देयर। दीज पीपल हैव रिटन द आंसर। और लोगों ने अटेम्प्ट किया है, आई एम नॉट एबल टू टेक नेम ऑफ एवरीवन। आई थिंक प्रीति कुमारी इज राइटिंग कंसिस्टेंटली एंड सुधांशु मिश्रा's आंसर वॉज ऑल्सो देयर, इट वॉज ऑल्सो अ गुड आंसर, है ना? सुधांशु मिश्रा's आंसर यू कैन रीड, है ना? सो दीज वर द people who have written the answers and keep attempting these। ये आपके बेनिफिट के लिए, मेरा बिल्कुल बेनिफिट नहीं है इसमें, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एंड यू विल रियलाइज दिस आफ्टर राइटिंग 10-20 आंसर्स कि आपके अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज है। तो कीप अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस एज वेल। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज आइटम्स ऑफ द डे। पहली न्यूज है, एज पर द ओनर ऑफ ट्विटर जैक डॉर्सी हिज पेमेंट वेंचर स्क्वायर। तो जैक डोरसी और जो ट्विटर है और उनका जो पेमेंट वेंचर है स्क्वायर नाम से, दे विल पार्टनर विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म ब्लॉक स्ट्रीम माइनिंग। तो वो क्या स्टार्ट करेंगे, जो बिटकॉइन माइनिंग है उसको सोलर पावर्ड करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सोलर पावर्ड बिटकॉइन माइनिंग अभी रिसेंटली कौन से इनमें से ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, तो ट्विटर याद रखेगा। ट्विटर के जो ओनर हैं जैक डोरसी, उनके साथ उनका जो पेमेंट वेंचर है स्क्वायर नाम से, उसने स्टार्ट किया है, ठीक है ना? ये क्या है, ये है सोलर पावर्ड बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी, ठीक है ना? सोलर पावर्ड बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी। आई विल ट्राई टू मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी, है ना? कई लोगों को अभी भी ब्लॉकचेन बिटकॉइन पे डाउट है, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो अलग से 10-15 मिनट का एक वीडियो बनेगा। आई विल मेक दैट। सेकेंड न्यूज है, वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो 8 जून को है, आज यानी कि 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे है एंड इट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशियन डे टुडे इज द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। याद रखिएगा, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून, और इसका जो थीम है क्या है, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, याद रखिएगा।
Now this World Ocean Day is celebrated, and this day provides the government across the world an opportunity to inform people about the impact of economic activities and human actions on the oceans. मतलब कि क्या impact पड़ा है oceans के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ओशियंस के ऊपर, द एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली इस डे को सिंबलाइज करती हैं. अगली न्यूज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन. ना दिस इज अ कैंपेन. क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है और नाम से क्लियर नहीं है. जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का मतलब है कि द वैक्सीनेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द पोलिंग बूथ्स, है ना. तो इसको याद रखिएगा कि कौन सा स्टेट है जिसने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है. तो न्यू दिल्ली इज द स्टेट जिसने लॉन्च किया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन. ना लास्ट न्यूज़ जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ फ्रंट पेज की, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021. स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021. आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग इस हेडिंग डाल दीजिए स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021. अब इसमें जो लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग थी वो 115 थी एसडीजीज के रिगार्डिंग. मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में जो रैंकिंग थी इंडिया की वो 115 थी. इस बार जो रैंकिंग आई है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट में, वो इंडिया की रैंकिंग गिर के 117 हो गई है. 2 रैंक डाउन हो गए हैं स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना. नाउ इट्स द रिपोर्ट ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये जो रिपोर्ट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग रहती है. एंड इंडिया हैज स्लिप्ड 2 पोजीशंस इन दैट, 115 से 117 पर आ गए हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप सबको पता है कि 2015 से 2030 तक के लिए, मतलब 2030 तक इनको अचीव करने हैं. 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर. 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उसके 169 टारगेट्स हैं. इसके अलावा इनको पूरा करने के लिए 15 साल का समय दिया गया है. अब स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 जो है इसने रिवील किया है कि इंडिया की रैंकिंग जो गिरी है वो क्यों गिरी है, बिकॉज ऑफ मेनी चैलेंजेस. जैसे SDG 2 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है वो है एंडिंग हंगर एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी. तो एंडिंग हंगर एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी में हम थोड़ा फाल्टर कर गए, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 में पैंडेमिक के कारण तो और ज़्यादा फाल्टर किए. देन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है वहाँ पे भी हम थोड़ा पीछे रह गए. देन बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टरिंग इनोवेशन, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9. दीज आर द गोल्स विच आर स्टिल रिमेनिंग इन द कंट्री. तो ये 3 मेजर हैं बहुत बड़े. एंडिंग हंगर, दूसरा है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी और तीसरा है प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोस्टरिंग इनोवेशन, ठीक है ना. अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज में देखें, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट में अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज में देखें तो इंडिया भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इनसे पीछे था. याद रखिएगा, इंडिया भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश से पीछे था. एंड स्टेट वाइज अगर हम प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट में देखें तो झारखंड एंड बिहार लीस्ट प्रिपेयर्ड हैं टू मीट द एसडीजीज. सबसे पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स जो इंडिया के हैं विच आर लीस्ट प्रिपेयर्ड टू फुलफिल द एसडीजीज वो हैं झारखंड एंड बिहार. तो इनको याद रखिएगा, ठीक है ना. झारखंड जो है वो 5 एसडीजीज में लैग कर रहा है एंड बिहार जो है वो 7 एसडीजीज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लैग कर रहा है. आपको मैं एक बार 17 एसडीजीज के नाम बता देता हूं, इनको लिख लीजिए, याद रखिएगा हमेशा एट एवरी मोमेंट. मैं तो आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन बता रहा हूं. इंटरव्यू में 17 के 17 एसडीजीज पूछे हुए थे, ठीक है ना. लाइन से उन्होंने बोला था कि 17 एसडीजीज आप एसडीजी 1 से बताना शुरू करिए एसडीजी 17 तक. तो ये इंटरव्यू का भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है. मेन्स में भी आ सकता है आपका ये क्वेश्चन और प्रीलिम्स में भी पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो ये तीनों में आपको काम आएगा. 17 एसडीजीज में बताता हूं. पहला एसडीजी 1 है नो पॉवर्टी. SDG 1 is no poverty. SDG 2 is zero hunger. SDG 3 is good health and well-being. SDG 4 is quality education. SDG 5 is gender equality. SDG 6 is clean water and sanitation. SDG 7 is affordable and clean energy. SDG 8 is decent work and economic growth. SDG 9 is industry, innovation and infrastructure. SDG 10 is reduced inequalities. SDG 11 is sustainable cities and communities.
SDG 12 is responsible consumption and production. SDG 13 is climate action. SDG 14 is life below water. SDG 14 है life below water. SDG 15 is life on land. SDG 16 is peace, justice and strong institution. And SDG 17 है strengthening global partnership फॉर गोल्स. SDG 17 लास्ट ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता है. तो ये 17 SDGs हैं, इनको याद रखिएगा. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसके बारे में मेंशन्ड है, वो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स. इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें इंडिया रैंक थी 168 आउट ऑफ 180. इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो येल यूनिवर्सिटी ने निकाला है. येल यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है और मतलब हम काफ़ी पीछे हैं. दीज आर द थिंग्स जो डिपेक्ट करते हैं कि हम कितने पीछे हैं इन द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा एंड ऑल. तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं मैप ऑफ द डे की तरफ. तो आज का जो मैप ऑफ द डे है वो है बिम्स्टेक नेशंस का. बस सिंपल मैप है, ज़्यादा कुछ नहीं है. इसमें 7 कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं. बस मैं मैप के थ्रू आपको दिखाना चाहता था. तो इसमें बिम्स्टेक को क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि 6 जून को बिम्स्टेक के फॉर्मेशन के 24 साल पूरे हो गए हैं. याद रखिएगा, बिम्स्टेक के फॉर्मेशन को 24 साल पूरे हो चुके हैं. अब 24 साल का मतलब क्या, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1997 में. तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक का फॉर्मेशन हुआ था 1997 में. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है ना. याद रखिएगा 1997 में बना था और ये बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से. बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये बना था. दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था. बिम्स्टेक नाम है ना. और कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, सबसे पहले जैसे बी से है तो आप बांग्लादेश याद रख सकते हैं. आई से है तो इंडिया याद रख सकते हैं. एम से है तो म्यांमार याद रख सकते हैं, ठीक है ना. और देन आप एस से आप श्रीलंका याद रख सकते हैं. श्रीलंका इज अगेन द मेंबर कंट्री. तो बिम्स हो गए. और फिर टी से आप याद रख सकते हैं थाईलैंड. टी से आप याद रख सकते हैं थाईलैंड, ठीक है ना. तो ये बिम्स्टेक तो ये पूरा चलता है, ठीक है. फिर ये नेपाल एक और याद रखना है आपको, और एक आपको याद रखना है भूटान, ठीक है ना. तो नेपाल और भूटान एक्स्ट्रा याद रखने हैं. नेपाल और भूटान याद रखना है आपको. बिम्स्टेक लेकिन याद रखिएगा, बिम्स्टेक तो पूरा फुल फॉर्म चलता है, ठीक है ना. बी से आपका बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से आपका श्रीलंका, टी से थाईलैंड, फिर नेपाल एंड भूटान, 2 और कंट्रीज. तो ये 7 कंट्रीज के नाम आप याद रखिए. दिस इज द मैप ऑफ बिम्स्टेक. आप इसको देख लीजिए, कंट्रीज भी आप देख सकते हैं कि म्यांमार कहाँ पर है, थाईलैंड कहाँ पर है. अच्छा, इस तरीके से ऐसे हैं, ठीक है ना. भूटान है ऊपर, फिर यहाँ पे बांग्लादेश है नीचे. तो कलर कोडिंग भी अलग अलग है इस मैप में, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं. दिस इज द मैप. 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था बिम्स्टेक का. बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये बना था. एडिटोरियल पार्ट में आते हैं. पहला जो एडिटोरियल है वो है कनेक्टिंग द डॉट्स टू मिटिगेट अ थर्ड वेव. अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है इसमें एक्चुअली ऑथर ने डॉट्स के बारे में बताया. ये टीवी वाला डॉट्स नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस वाला डॉट्स नहीं है. ये डॉट्स हैं रिगार्डिंग द कोविड-19. तो कोविड को अगर हम देखें तो उसमें 4 फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से जो आपका कोविड का इन्फेक्शन है वो फैला है. इसके 4 मेजर्स ऑथर ने बताए हैं डॉट्स नाम से, ठीक है ना. तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आंसर राइटिंग आएगी, अगर कोविड के ऊपर क्वेश्चन आता है, कोविड के ट्रांसमिशन को लेकर के या कोविड के उसके लेकर के, तो आप इसमें से पॉइंट्स लिख सकते हैं. इसकी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले ऑथर ने एक आर नॉट के बारे में बताया. आर यानी डिटर्मिनेंट के बारे में बताया. आर जो है एक्चुअली में वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है रिप्रोडक्शन नंबर. रिप्रोडक्शन नंबर का मतलब क्या होता है, आर जो है रिप्रोडक्शन नंबर का नंबर का मतलब क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. ये मैंने पहले भी आपको बताया था, तब आर नॉट के नाम से बताया था. तो आर इज द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट कौन हो गया, आर हो गया. मतलब कि एक व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्शन फैला रहा है, दिस इज द डिटर्मिनेंट. अगर ये नंबर 1 से ज्यादा है, अगर ये नंबर 1 से ज्यादा है, मतलब एक व्यक्ति 1 से ज्यादा लोगों को पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब ये एपिडेमिक स्टेज कहलाता है, ठीक है ना. अगर ये नंबर 1 से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, तो मतलब दैट इज अ गुड थिंग. हमको आर नॉट को 1 से कम लेकर के आना है, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन ना फैला पाए. सो दैट इज वाई वी नीड आर टू बी लेस देन 1. द रिप्रोडक्शन नंबर शुड बी लेस देन 1, ठीक है ना. और ये है आर या आर नॉट, पहले इसको हम बोलते हैं, तो इसको आप याद रखें.
रखेगा ना। ऑथर सेज कि जो ये आर है इसके चार फैक्टर्स हैं। आर डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स और वो 4 फैक्टर्स हैं डॉट्स। डॉट्स में जो डी है दैट इज द ड्यूरेशन अ पर्सन इज इन इन्फेक्शियस स्टेट, मतलब कि एक वो ड्यूरेशन, डी इज द ड्यूरेशन अ पर्सन इज इन इन्फेक्शियस स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा समय तक एक व्यक्ति इन्फेक्शन के स्टेज में रहेगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति दूसरों को कोविड फैलाए। दूसरा है अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव टू स्प्रेड द इन्फेक्शंस टू अदर। वो अपॉर्चुनिटीज जब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि एक कोई कोविड पेशेंट है। अब कोविड पेशेंट का प्रोटोकॉल ये कहता है कि दूसरा व्यक्ति उसके पास बिना पीपी किट के, बिना इस तरह इन सारी चीज़ों से नहीं जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई व्यक्ति पीपी किट नहीं पहनता है और वो उससे मिलने चला जाता है या उसके पास चला या उसको खाना देने चला जाता है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो व्यक्ति उसको इन्फेक्शन फैला देगा? यस, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो यही चीज़ है यहाँ पे। पहला है ड्यूरेशन द पर्सन, मतलब जितना लंबे समय तक एक व्यक्ति इन्फेक्शन स्टेट में रहेगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन फैलाए। दूसरा है द अपॉर्चुनिटी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। नाउ द थर्ड इज द टी इज द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन अकर्स, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन अकर्स इन अ गिवन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जब अपॉर्चुनिटी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रांसमिशन कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बिना पीपी किट के आया है वो मतलब उसको हो ही जाए, है ना। तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द थिंग विच इज देयर बेसिकली, है ना। तो ये उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो बताता है आपका, ठीक है, द टी ऑफ द डॉट्स, ठीक है। फिर लास्ट है एस। एस यानी ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है, द पर्सन हु हैज गॉन देयर, या दूसरा जो व्यक्ति है इन्फेक्शियस व्यक्ति के अलावा, वो कितना ससेप्टिबल है टू गेटिंग दैट इन्फेक्शन, मतलब वो कितना ससेप्टिबल है इन गेटिंग दैट इन्फेक्शन, दैट इज बेसिकली द एस। तो ये 4 फैक्टर्स याद रखिएगा, डॉट्स के नाम से हैं, ससेप्टिबिलिटी, ये वो सारी चीजें। ससेप्टिबिलिटी के लिए ऑथर ने ये भी लिखा है कि ससेप्टिबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू इम्यूनाइजेशन, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप इम्यूनाइज कर दोगे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्तियों को इम्यूनाइज करके रखोगे तो उनकी जो इन्फेक्शन लेने की वो रहेगी, मतलब इन्फेक्शन को सहने की, या उनके अंदर जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो इन्फेक्शन से फाइट कर सकती है ना। तो कुल मिलाकर के ससेप्टिबिलिटी अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बता रहा था, अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसमिशन। अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसमिशन जो मैंने बताया था कि उस इन्फेक्शियस व्यक्ति को क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, तो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना इन्फेक्शन के लिए, है ना। सिंपल सी बात है, यू आर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज ट्रांसमिशन के लिए। if you are not taking proper precautions, if you are not wearing your mask, if you are not washing your hands, if you are using your hands to rub your eyes and put that inside your mouth and all, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाओगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा लास्ट में ऑथर ने कहा है कि आप प्रिकॉशंस का फॉलो करिए, तभी आप कोविड की 3rd वेव से बच सकते हैं। मार्केट ओपन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग अब एक साथ मार्केट में निकल आए। ट्रांसमिशन को रोकना है तो आपको अभी भी मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। वेंटिलेशन को प्रॉपर रखिए, अपने घर में भी वेंटिलेशन को प्रॉपर रखिए, एंड फ्री मास्क प्रोवाइड करो, कम्युनिटी मॉनिटरिंग स्कीम रखो, नेबरहुड वॉच रखो, दूसरे अगर मास्क नहीं पहनते तो उनको टोकना शुरू करो, बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन की गाइडलाइंस बार बार आते रहने चाहिए, लोगों के सामने अवेयरनेस फैलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो और न्यू वेरिएंट भी है, ऐसा नहीं कि कोविड अडॉप्ट नहीं हो रहा है, वो भी अडैप्ट कर रहा है, वो भी नए वेरिएंट लेकर के आ रहा है, तो उनसे भी आपको बच करके रहना है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा आर्टिकल है टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये मेंटल हेल्थ के ऊपर लिखा गया है, एंड ये बताया गया है कि देखो ऑलरेडी जो किया गया है, ऑब्वियस बात है इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन वो अभी पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 थोड़ा जो टेबल्स हैं वो टर्न हो गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं, द सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड। तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है वो ऑथर ने बताया है।
अब यहाँ पर मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी में सबसे पहले ऑथर ने बताया कि क्या क्या इंडिया ने किया है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में लेकर के आया। इंडिया क्या लेकर के आया? नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में लेकर के आया। इसके अलावा हमने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाया 2017 में। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हम 2017 में लेकर के आए, ठीक है ना। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वाला जो था उसने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 को रिप्लेस किया था। याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो हम 2017 में ले आए उसने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 को रिप्लेस किया था, ठीक है ना। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत, आयुष्मान भारत के अंतर्गत, इन सभी में नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं टू इंक्लूड द मेंटल हेल्थ विक्टिम्स और पॉपुलेशन, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के जो भी विक्टिम्स हैं या मेंटल हेल्थ डिटोरेशन के जो भी पेशेंट्स हैं उन सब के लिए सोचा गया है इन सारे स्कीम्स के अंतर्गत, आयुष्मान भारत हो चाहे नेशनल एडोलेसेंट मिशन हो, ये सारे के अंतर्गत। तो ऑथर का ये कहना है कि ऑलरेडी हमने किया है, बट कोविड-19 के बाद थोड़ा जो मेंटल इलनेस है इट हैज़ एक्सासर्बेटेड, मतलब इट हैज़ इंक्रीज्ड लॉट, है ना। इससे काफ़ी ज़्यादा, और डिप्रेशन, साइकोटिक इलनेसेस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 में लोगों को पूरा लॉकडाउन, घर में रहना, प्लस जॉब लॉस का जो प्रेशर है, काफ़ी डिप्रेशन झेलने को मिला है, एंड दैट इज़ ऑल कॉजिंग दीज हेल्थ ट्रबल्स, ठीक है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि अब कुछ रिपोर्ट्स के बारे में ऑथर ने कुछ डेटा दिए हैं, जैसे कि लैंसेट पब्लिक हेल्थ 2019 ने रिवील किया था दैट मीडियन मेंटल हेल्थ स्पेंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, मीडियन मेंटल हेल्थ स्पेंडिंग जो है पूरे वर्ल्ड की, वो 2% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो वर्ल्ड में गवर्नमेंट जितना हेल्थ में करती हैं उनका केवल 2% से लेकर के 5% तक ही वो मेंटल हेल्थ में खर्चा करती हैं, ठीक है ना। 2% to 5% ही केवल मेंटल हेल्थ में खर्चा होता है, जिसमें कि कई कंट्रीज जो हैं वो बहुत सारी कंट्रीज 0.51% भी करती हैं, है ना। धीरे धीरे बढ़ता है ये, मतलब डेवलप्ड बिल्कुल हाई इनकम कंट्रीज में जाओ तो 5% है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में जाओ तो 2.4% है, लोअर मिडिल इनकम में जाओ तो केवल 1.9% है, एंड लीस्ट डेवलप्ड में तो 0.5% के आसपास ही है। तो इतना ज़्यादा, मतलब वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा है मेंटल हेल्थ की स्पेंडिंग में, तो वो बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मेंटल हेल्थ स्पेंडिंग इंडिया में अगर हम देखें तो 1.3% के आसपास है, लेकिन वो 3 to 15% तक डेवलप्ड कंट्रीज में चली जाती है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में। तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि हेल्थ एक्सपेंडिचर का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए हम देना शुरू करें। दूसरी चीज जो ऑथर ने डेटा दिया है कि शेयर ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स पर 1 लाख पॉपुलेशन इज 0.01, बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत ज़्यादा कम है। 1 लाख पॉपुलेशन पे हमारे पास जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं फॉर 1 लाख पॉपुलेशन, उसके पर 1 लाख पॉपुलेशन में मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स जो हैं 0.01 है, ठीक है ना। सो दैट इज़ वेरी वेरी लेस, एंड ये बेसिकली है, दिखाता है द लैक ऑफ फोकस्ड अप्रोच गिवन टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को फोकस्ड अप्रोच नहीं दी जा रही है, ये चीज़ ये शोकेस करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो रेसिडेंशियल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ, वो भी बहुत कम है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स फॉर मेंटल हेल्थ वो भी बहुत कम है इन इंडिया, है ना। अगर उसका डेटा देखा जाए तो वो भी बहुत कम है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ जो है दैट इज़ वेरी लेस इन इंडिया। इंडिया की रैंकिंग 58 आती है, ठीक है ना, 0.017 यूनिट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, 0.017 यूनिट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन ही है हमारे यहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, कम्युनिटी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स। कम्युनिटी रेसिडेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कहाँ पर है? जहाँ पर जब प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद उनको रखा जाता है मेंटल पेशेंट्स को, वो जगहें होती हैं, ठीक है ना। तो वो भी काफ़ी कम है इंडिया में। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कौन कौन सी मेंटल इलनेसेस हैं। तो मेंटल इलनेसेस के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, आपके साइकोटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, मूड डिसऑर्डर्स आते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स आते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंटल इलनेस के अंतर्गत ही आती है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर। द मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड्स इन द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स और टू द इलनेस लिस्टेड अबव। इनमें से ही रिलेटेड रीजंस की वजह से बाद में सुसाइड का रूप ले लेती हैं। डेथ बाय सुसाइड इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड नॉट फुल्ली रिपोर्टेड। डेथ बाय
सुसाइड जो है वो फुल्ली रिपोर्ट भी नहीं की जा रही है। एंड ग्लोबली द सुसाइड रेट वॉज 10.6% पर 1 लाख पॉपुलेशन, वेर एज इन इंडिया इट वॉज 16.3%। तो डेथ रेट बस सुसाइड रेट जो था इंडिया में वो 16.3 था पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी कंट्री से ज़्यादा है। बाकी चीज़ें जो ज़्यादा होनी चाहिए वो कम है ना। तो इंडिया में देख सकते हैं आप कि सुसाइड रेट ज़्यादा है। एंड इट वॉज मोर इन मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। अगर हम ये भी देखें कि सुसाइड रेट ज़्यादा किस में है तो लगेगा वैसे फीमेल्स का ज़्यादा है ना, अगर आप डेटा नहीं पढ़ते, लेकिन इट इज़ मोर इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। ठीक है। एंड मेंटल हेल्थ में नॉट बी द प्राइमरी कंसर्न इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। ठीक है। ये क्यों ऐसा मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस हम नहीं दे पा रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि इंडिया में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं कि किसी को डिप्रेशन, साइकोटिक इलनेसेस या क्योंकि देखो मेंटल हेल्थ जब प्रॉब्लम होती है तो आदमी फिजिकली फिट दिखता है ना, ही माइट बी फिजिकली फिट बट द प्रॉब्लम इज इन द माइंड, एंड वो चीज़ शोकेस नहीं हो पाती है। एंड अगर आप नॉर्मल डिसेबिलिटी देखेंगे या दूसरी कोई इलनेस देखेंगे तो आपको सामने दिखेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई ज़्यादा फोकस जो है वो मेंटल हेल्थ पे नहीं आ पाता है। ज़्यादा फोकस हमेशा आपकी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, सीरियस, ये सब वायरल डिसीजेज में ज़्यादा रहता है। ठीक है। और कोविड-19 में लॉकडाउन के टाइम पे ये जो मेंटल हेल्थ है ये और ज़्यादा एक्सासरबेट कर गई है। एडिशनल मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? ऑथर ने काफ़ी अच्छे मेजर्स दिए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए, आंसर राइटिंग के लिए यूजफुल आएगा। तो मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए इंडिया कुड रिड्यूस द ट्रीटमेंट गैप फॉर मेंटल डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट गैप जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट गैप को कम किया जाना चाहिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व इन द मेंटल हेल्थ सेक्टर। मेंटल हेल्थ सेक्टर में जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है उनको इंक्रीज करो। वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड एंड डिवाइस एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर डिटेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड मैनेजिंग द पेशेंट्स नीड। तो वही है कि एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो आ गया है मेंटल हेल्थ उसके तरफ तो हटना चाहिए। एंड फॉर डिटेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड मैनेजिंग द पेशेंट नीड्स, इसमें हमको काम करना चाहिए। मोर काउंसलिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, विद स्पेशल सपोर्ट फॉर विमेन थ्रू द प्रोविजन ऑफ विमेन डॉक्टर्स। ठीक है ना। स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए? विमेंस के लिए। एंड विमेन डॉक्टर्स को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन द मेंटल हेल्थ केयर सेक्टर। मोर टेलीमेडिसिन फैसिलिटी आप प्रोवाइड करिए। एंड टेलीफोन बेस्ड हेल्पलाइन नंबर्स, मेंटल हेल्थ एप्स कुड हेल्प। तो मेंटल हेल्थ एप्स आप बना सकते हैं, क्वेश्चनायर या समझने की कोशिश कर सकते हैं कि लोग किस चीज़ से परेशान हैं। ठीक है ना। देन कम्युनिटीज़ एंड फैमिलीज हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। अब मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ा रोल जो है वो फैमिली का होता है, उसके बाद कम्युनिटी का होता है, तो इनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। इनको जो काउंसलिंग फैसिलिटी आप होम में दे सकते हैं, घर में अपनी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, वो कोई डॉक्टर नहीं दे पाएगा, है ना। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स ऑल्सो ऑन मेंटल हेल्थ, मतलब स्कूल बेस्ड प्रोग्राम के अंदर भी मेंटल हेल्थ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लोगों को, बच्चों को बहुत कम एज से इसके बारे में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है ना। एंड फंड्स प्रोवाइड करो, मेन चीज़ है फंड्स प्रोवाइड करो, स्पेशली टू द स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ दैट। तो ऐसे स्टेट्स जो नीड में है उनको फंड्स प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, एंड इनके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल के बाद हम न्यूज़ पॉइंट पे आते हैं। इसमें देखो, सुप्रीम कोर्ट अर्ज्ड टू स्टॉप इलीगल एडॉप्शन। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कई जो NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा है कि बहुत सारे इलीगल एडॉप्शंस किए जा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक के बाद कई सारे इलीगल एडॉप्शंस किए जा रहे हैं पैंडेमिक के बाद। एंड इसमें क्या उन्होंने बोला है, दे आर सेइंग दैट कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग द JJ एक्ट, मतलब कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है फॉर द अडॉप्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि एक फाइनल अथॉरिटी होगी जो कि अडॉप्शन को अप्रूव करेगी, बट कोविड-19 के बाद बिल्कुल जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उनका कोई भी इस तरीके से काम नहीं, मतलब अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लिया जा रहा है ना। दे आर बीइंग अडॉप्टेड बाय देयर ओन विम्स एंड फैंसीज, है ना। और इससे जो NGOs हैं उनका ये कहना, मतलब NGOs भी हैं काफ़ी सारी जो रिक्वेस्ट कर रही हैं, डेटा है उनको ऑनलाइन पब्लिक कर रही हैं। ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन। और इनका NCPCR का ये कहना है
कि अगर ऐसी चीज़ होती रहती है तो ये ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे सकती है या उन जो चाइल्ड्स हैं उनका मिसयूज़ हो सकता है। तो दिस इज़ द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड। एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में आपको पता होगा कि ये जो बॉडी है इट्स अ चाइल्ड वेलफेयर बॉडी, चाइल्ड वेलफेयर बॉडी है ये। और एनसीपीसीआर जो है उसका फॉर्मेशन 2007 में हुआ था, याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 में बनी थी और इट इज़ अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो याद रखिएगा जो ये एक्ट आया था इसका, ये 2005 में आया था, एक्ट केम इन 2005। और जो बॉडी है एनसीपीसीआर बनी वो 2007 में बनी। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इस एक्ट से बनी है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। और ये जो चाइल्ड डिफाइन करती है 18 साल से कम को डिफाइन करती है। एनसीपीसीआर जो चाइल्ड मतलब वो करती है, डिफाइन करती है, वो 18 साल से कम के बच्चों को करती है, ठीक है ना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट याद रखिएगा 2015 का एक्ट है और उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एंड यही चीज़ एनसीपीसीआर ने कही है सुप्रीम कोर्ट से। फार्मर प्रोटेस्ट्स इंक्रीज्ड 5-fold सिंस 2017। तो सीएससी की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत सीएससी ने ये मेंशन किया है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट हैं वो इंडिया में 5 गुना बढ़ चुके हैं सिंस 2017। तो सीएससी यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन की रिपोर्ट है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट याद रखिएगा। एंड स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट में ये मेंशन्ड है, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट बाय सीएससी। सीएससी क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नॉट एजुकेशन, सॉरी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दिल्ली बेस्ड है। नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखेगा। 1980 में स्टैब्लिश हुई थी। सीएससी वर्क्स एज अ थिंक टैंक ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट इशूज इन इंडिया। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इशूज के लिए काम को देखता है, सीएससी स्टडी करता है। क्लाइमेट शिफ्ट डिवास्टेटिंग इंडियाज, सुंदरबंस, इन सब चीज़ों को, सुंदरबन को जो नुकसान पहुंचा उसके ऊपर भी रिपोर्ट इन्होंने निकाली है। तो दैट इज द थिंग, याद रखिएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। यूडीआईडी कार्ड कैन बी यूज टू रजिस्टर ऑन कोविन। तो यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है स्टेट्स को कि वो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन यानी कि यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड को यूज करें एज अ फोटो आईडी फॉर कोविन 2.0 पोर्टल। तो कोविन पोर्टल के लिए यूडीआईडी यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड को यूज किया जाए एज अ फोटो साइन फॉर रजिस्टरिंग ऑन द कोविन 2.0 पोर्टल, ठीक है ना। एंड ये चीज़ याद रखिएगा आप, यूडीआईडी कार्ड किसने इशू किया था? ये इशू किया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। यूडीआईडी कार्ड इसने लॉन्च किया था, ठीक है ना। अगली न्यूज़ आइटम है चाइना होस्ट आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स। तो चाइना ने आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स को होस्ट किया था एंड यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कंट्रीज़ को कहा है कि आप लोग क्वाड मत ज्वाइन करिए। बैकफायर भी कर गया है, बांग्लादेश को बोल दिया जैसे इन्होंने कि आप क्वाड मत ज्वाइन करिए, तो बांग्लादेश ने गुस्सा करके बोला कि भैया हम सॉवरेन हैं, हम फ्री हैं, आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले। एंड क्वाड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डर गया एक तरीके से, चाइना कहना चाहिए क्वाड को लेकर के काफ़ी डरा हुआ है, कुछ कर भी नहीं सकता उसके बारे में। नाउ दे आर फ्राइटेंड टू देयर कोर, है ना। आसियान के बारे में बताऊं तो 1967 में आसियान का फॉर्मेशन हुआ था। इसका मिशन है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान डे होता है। इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता में है। मेंबर्स इसके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया है। 1967 में फॉर्मेशन हुआ था। ये भी बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही बिम्स्टेक भी बना था, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा। एंड फाउंडिंग मेंबर्स जो थे आसियान के वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 मेंबर्स के फॉर्मेशन के फाउंडिंग मेंबर्स थे। मालदीव्स विंस यूएनजीए इलेक्शन। अब यूएनजीए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है अब्दुल्ला शाहिद जीत चुके हैं, मालदीव्स के हैं ये। और यूएनजीए का जो है ये इट इज़ वन ऑफ द 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूएन के 6 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट। ये 6 कंपोनेंट्स हैं यूएन के। 6 कंपोनेंट्स में से एक है जनरल असेंबली, उसके प्रेसिडेंट का ये चुनाव हुआ था। 1945 में ये बना था आपका यूएन। और इसके जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट जनरल असेंबली का हर साल इलेक्ट किया जाता है बाय फॉर 1 ईयर टर्म। 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो 1 साल के लिए ही सेलेक्ट किया गया है। जेफ बेजोस टू फ्लाई टू स्पेस नेक्स्ट मंथ। तो जेफ बेजोस अमेजॉन बिलियनियर, ही इज गोइंग टू फ्लाई टू द स्पेस नेक्स्ट मंथ। एंड उनकी जो हिज रॉकेट कंपनी, उसकी खुद की रॉकेट कंपनी ब्लू ऑरिजिन है। ब्लू ऑरिजिन में ये जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर टुडेज क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ। पहला सवाल, ईगल एक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ग्लोबल मिनिमम टैक्स के लिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है ना। बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग को कम करेगा, टैकल करेगा, और बाकी चीज किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो वहाँ पे लागू होगा। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ए विल बी द आंसर फॉर दिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।